The question is a simple pendulum of mass m, length L and charge q suspended in the electric field produced by two conducting parallel plates as shown. The value of deflection of pendulum in equilibrium position will be. अब यहाँ पर दो कंफ्यूजन है। पहली बात तो आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स एज शोन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन दो प्लेट के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटें कितनी है, तीन प्लेट है भाई। इन दो प्लेट के बीच में है, इन दो प्लेट के बीच में है, या फिर इन दो प्लेट के बीच में है। बात समझ में आएगी नहीं? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। अब समझिए बात को, तो आपको कहीं कंफ्यूज ना हो, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट के बीच में लगेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट के बीच में लगेगा भाई। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ तक होगा, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डिवाइड बाई के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ तो एयर है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो ये जो पेंडुलम रखा हुआ है ये इसी रीजन में रखा हुआ है, यानी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया जाएगा, ई ही लिया जाएगा, ना ई बाई के नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर आपने पेंडुलम इनिशियली इस प्रकार से टंगा हुआ था, ठीक है, ये चार्ज क्यू। क्लियर? अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू आएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रहेगा, फोर्स लगेगा। और इसका मास कितना दिया है, एम। ये कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो ये पेंडुलम ऐसे से सीधा ऐसे चला जाता, क्योंकि एम तो लगता नहीं नीचे, मगर यहाँ एम है और ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, यानी एम भी लगेगा नीचे। तो क्यू ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर इधर, और एम फोर्स लगेगा नीचे इधर। तो क्या होगा बेटा, एक टाइम के बाद ये एक पोजीशन पे आने के बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी नीचे की तरफ लगेगा इसका mg और इस तरह की तरफ फोर्स लगेगा इसका qe। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब आपसे जो सेकंड चीज क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम। तो बेटा ऑप्शन देखिए, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, यानी इसको थीटा ही पूछा होगा, सिंपल सी बात है भैया, टेन इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो टेन थीटा बनता है, तो डिफ्लेक्शन मतलब आपसे थीटा की वैल्यू पूछिए। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो इस रस्सी के अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा हम हर बार ऐसे ही करते हैं, एनएलएम में बहुत क्वेश्चन किए हमने इसे, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा माना जाएगा। इसके ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं, विजिबिलिटी भी क्लियर है इस बात, ठीक। यानी इक्विलिब्रियम में ये एक्स एक्सिस के फोर्स एक दूसरे को बराबर करेंगे और वाई के एक दूसरे को बराबर करेंगे, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू ई, और टी कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका एम जी। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ टी से टी खत्म हो गया और ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम, है ना। आपसे हो सकता है टेंशन भी पूछ लिया जाए, तो जब टेंशन पूछा जाएगा तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे आप, है ना। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर कॉमन आके, समझ गया होगा आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। अब थीटा जो होगा आपका, थीटा जो होगा आपका वो टेन इनवर्स क्यू ई डिवाइड बाई एम जी होने वाला है। अब ऑप्शन देखिए भाई, तो क्यू डिवाइड बाई एम जी, क्यू डिवाइड बाई एम जी, क्यू डिवाइड बाई एम जी सब जगह है, यानी मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सारी गलती यहीं पर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन के बीच में आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, और कोई रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, एयर के अंदर कैप्सूल की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दोनों प्लेट ऑपोजिटली चार्ज, भाई ये वाली पॉजिटिव होगी ये वाली नेगेटिव होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? सिंगल प्लेट के जैसे होता है सिग्मा डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब चार्ज की क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू होता है आपका सी डेल्टा वी, बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ की तरह आपको पता ही होगा। यहाँ पर सी की जगह सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, इसका कैपेसिटर अलग माना जाएगा, इसका कैपेसिटेंस अलग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक है। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ मैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C2 है, और दोनों जो C1 C2 होंगे बेटा सीरीज में ही होंगे, सिंपल सी बात है ना। ये प्लेट इस प्रकार से है तो इन दोनों के बीच में बस इस प्रकार से कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दो कैपेसिटर जो है सीरीज में आ जाएंगे। अब दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस के उल्टे फॉर्म में लगते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला याद कीजिए आप, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं
तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। डेल्टा V हो जाएगा बेटा आपका V1 माइनस V2, ये होता है, तो ये इधर इस दिस माइनस दिस वन होता है, तो ये तो है आपका V2 माइनस फॉर्मूले का, और ये है माइनस V1, यानी ये हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप V1 प्लस V2, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो बस भैया सारी वैल्यू एक साथ करके यहाँ पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं से हटा दे रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखूंगा, यानी Q डिवाइड बाई एफ नोट, और Q की जगह लिखूंगा ये पूरा सीन, तो ये 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट ए, तो मैं एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पर, है ना, समझ में आएगी नहीं बात, ये एप्सिलॉन नोट ए मैंने एज इट इज रख दिया। अब Q की वैल्यू ये पूरी यहाँ एज इट इज चिपका देते हैं, तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और यहाँ आ जाएगा आपका V1 प्लस V2, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है कि नहीं है। अब ये कंप्लीट आंसर आप यहाँ मैच करेंगे तो कोई सा भी ऑप्शन आपका मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैच? क्योंकि अभी आपने C1 C2, एक आंसर तो ये है, एक आंसर तो ये है, मगर C1 और C2 दोनों की वैल्यू भी तो अलग अलग है भाई, है ना, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा तो क्या करें हम, C1 और C2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो भैया, ये है C2 जिसमें एयर है बीच, क्या है, सिर्फ एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो जब दो प्लेट के बीच में एयर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, सिंपल सी बात है। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये टोटल डी है, ये टी है, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस डी माइनस टी, यानी यहाँ आएगा आपका नॉट डी, इट विल बी डी माइनस टी, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरे वाले में मीडियम भरा पड़ा है और इसकी लेंथ कितना है, टी है, तो एप्सिलॉन नॉट ए ये तो होगा ही होगा, इसकी दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस की है टी, और उस थिकनेस को हम डिवाइड करते हैं जितने वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भरा हुआ है, तो इसको अगर मैं डिवाइड बाई के करूंगा तो के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी, बात समझ में आई नहीं। अब C1 C2 दोनों की वैल्यू आप रख दोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर भैया C1 है, कहीं C2 है, कहीं ऊपर C1 है, कहीं ऊपर C2 है, देख रहे हो आप, दो ऑप्शन में ऊपर C1 है, दो ऑप्शन में आपका ऊपर C2 है। अब देखो यहाँ तो V1 माइनस V2 है, V2 माइनस V1 है, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो ही गए, क्योंकि आपका तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 है, इन दोनों में आएगा। अब एक में ऊपर C1 है, एक में ऊपर C2 है, C1 प्लस C2 हर जगह है, तो एक बार आप C1 की वैल्यू पुट करके देख लो, एक बार आप C2 की वैल्यू पुट करके देख लो, और आपको क्लियर है दोनों तरफ D माइनस टी है, तो D माइनस टी आपका C2 में ही है, यानी आपको C2 की वैल्यू पहले पुट करके देखना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन देख के थोड़ा अंदाजा लगाया करो, है ना, अदरवाइज आपका आंसर जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जब चीजें समझाता हूँ इसलिए लंबा होता है ना, जानबूझ के इसको लंबा ना करें। सो Q डिवाइड बाई mg तो इस प्रकार से हो ही गया, हमें वैल्यू रखनी है C2 की, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट ए आपका रहने ही वाला है, हमें रखनी है वैल्यू किसकी, C2 की, तो C2 की हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तो यहीं रख देता हूँ भाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने का है, चलो लगा दिए, तो डी माइनस टी अलग से रखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए खत्म हो गया, तो बचा क्या बेटा अपना टेन इनवर्स Q C1 V1 प्लस V2 डिवाइड बाई mg C1 प्लस C2 D माइनस टी, ये हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर। और ये तो एक प्रकार का आंसर है, अगर आप C2 की वैल्यू रखते हैं तो दूसरा आंसर आ जाएगा, C1 C2 दोनों की वैल्यू रखते हैं तो तीसरा आंसर आ जाएगा, यानी इसके अंदर तीन ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं, एक आपने लगा दिया, दो आप निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है, ये टेंशन, तो टेंशन ही पूछा जा सकता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वापस वही 3 बार निकलेगी, दोनों लगा के जो भी आपका बनेगा वो आप इसके अंदर आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है।